नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अरुण जी का है, कंट्रोल्ड क्रैश हो सकता है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, क्रैश मतलब कि बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा गिरावट होनी, यानी कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने में अगर 30% गिरावट होती है तो उसे क्रैश कहा जाता है। 3 साल में अगर 30% की गिरावट हो गई तो वो कोई क्रैश नहीं है, और अगर 10-15% की गिरावट होती है तो वो नॉर्मल करेक्शन है। तो ये सब समझ लीजिए। क्रैश का अभी फिलहाल मुझे डर पर्सनली दिखाई नहीं दे रहा है। करेक्शन ऑफ कोर्स हो सकता है और होना भी चाहिए, हेल्थी करेक्शन की जरूरत भी है। 14,000 या फिर 13,500 के लेवल्स हमें दिखाई पड़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वहां से हम वापस बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अब आपको पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में जानना है, तो जिस भी स्टॉक में आपका एलोकेशन ज्यादा हो गया हो वहां पर पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। सपोज 100 रुपए का पोर्टफोलियो है और आपका 30 रुपए TCS में लगा हुआ है तो वहां से पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, लेकिन एक ही कंपनी पर इतना ज्यादा पैसा लगाना थोड़ा सा गलत है। एलोकेशन आपका सही होना बहुत ही जरूरी होता है। मनीष जी का क्वेश्चन है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताइए। तो जैसे डिमांड आती है उस हिसाब से हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर ज्यादा डिमांड नहीं आ रही है, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा डिमांड आती है तो उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAGR या फिर XIRR किसे फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, XIRR में क्या फर्क रहता है कि आप एक ही इन्वेस्टमेंट है, जब मल्टीपल ट्रांजेक्शंस करते हैं तो उन सबको मिलाकर जो CAGR बनता है वो XIRR होता है। तो आपको ज्यादातर तो CAGR काफी प्रैक्टिकल दिखा देता है, ज्यादा फेमस दिखा देता है, हम कह सकते हैं ज्यादा वेल एक्सेप्टेड है, तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मेरे पास कोई स्टॉक का पोर्टफोलियो है जिसे मैं मॉनिटर करता हूं। तो देखिए, स्टॉक का कोई पोर्टफोलियो नहीं है, स्टॉक की वॉच लिस्ट होती है जिसे मैं मॉनिटर करता हूं। अलग अलग स्टॉक रहते हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स को मैं वॉच लिस्ट पर रखता हूं क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव हूं मार्केट में। हर एक लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है मार्केट में, मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकता हूँ, ज़्यादा एक्टिव रह पाता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक को मैं ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। बाकी BSE में तो 5,000 से ज़्यादा कंपनीज हैं, कितनों को ट्रैक करोगे। अगर आप 100-200 कंपनीज को भी अच्छी तरीके से ट्रैक कर रहे हैं तो बहुत हो गया। एज ए एक्टिव ट्रेडर मैं बात कर रहा हूं, वरना तो आपने जो सिलेक्ट करके रखे हैं, जो जॉब पर जाते हैं, बिजनेस अपना करते हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक बार एनालिसिस कर ली और उनको लगता है कि भाई साहब मुझे TCS चाहिए, इन्फोसिस चाहिए, 2-5 स्टॉक चाहिए, 10-15 स्टॉक चाहिए, तो बस उन पर नजर बनाकर रखिए। जब भी अपॉर्चुनिटीज आती है वहां पर आपको बाइंग करना चाहिए, बाकी ज्यादा मन इधर उधर डोलने की जरूरत मुझे दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक, HDFC लाइफ के बाइंग लेवल आगे वाले 15 से साल के लिए, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो अच्छी बात है, कर सकते हैं। दोनों में अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला है, तो जो फ्रॉथ था वो हटता हुआ नजर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंग लेवल्स ऑफ एस्ट्रल, HDFC लाइफ और HDFC AMC। अच्छा, एस्ट्रल के बारे में तो देखिए, वहां पर तो सिचुएशन अलग हो चुकी है, फिलहाल उसका ट्रेंड हमें रिवर्स होता हुआ नजर आता है। उसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि जब ऐसा कोई स्टॉक होता है जो कि सुपर बुलिश चल रहा हो, वो जो ट्रेंड रिवर्स करता है तो कब वो वापस ऊपर जाएगा ये कोई बता नहीं सकता। तो ट्रेंड जब तक फिर से रिवर्स नहीं हो जाता तब तक वेट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, और वैल्यूएशन के बेसिस पर ऑलरेडी काफी ज्यादा महंगा भी हो चुका है। HDFC लाइफ है, HDFC AMC, कौन सा चूज करें। देखिए, एक ही चूज करना है तो देखिए, बिजनेस मॉडल दोनों के अलग हैं, अलग अलग सेक्टर से कामकाज करते हैं। अगर किसी एक में सिलेक्ट करना ही चाहते हैं तो मेरे हिसाब से HDFC लाइफ है, क्योंकि अभी लाइफ इंश्योरेंस में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, और बहुत ही अच्छा स्टॉक है, दोनों ही अच्छे स्टॉक है वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश जी का है, JSW एनर्जी स्विंग ट्रेड के लिए कैसा है। अभी फिलहाल एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसके हिसाब से खरीदना चाहें तो खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अरुण जी का क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या हमें मिड कैप ब्लू चिप स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, जैसे कि रिलैक्स और बाद में री इन्वेस्ट किया जाए। तो मेरे हिसाब से देखिए, यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू होल्डिंग, मार्केट को टाइम मत कीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो ऑफकोर्स आपको टाइम करना है, वही आपका काम है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यू होल्डिंग करते जाइए, री इन्वेस्ट करेंगे अभी बेच के तो कितना स्टॉक ऊपर जाता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। कंपनी कई बार बहुत ही अच्छे नंबर्स प्रेजेंट करती है तो स्टॉक हमें भागता ही हुआ नजर आता है, वापस गिरावट कभी होती ही नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। राजू जी का क्वेश्चन है कि बाटा इंडिया आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो क्या यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट बन सकते हैं एक मंथ में। तो देखिए, बाटा इंडिया फिलहाल एकदम ही ठंडा चल रहा है, वहां पर बिल्कुल भी तेजी के संकेत नहीं है। शॉर्ट टर्म में तेजी के संकेत होना जरूरी है, स्टॉक स्ट्रांग होना चाहिए टेक्निकली, जो कि फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाटा इंडिया का जो सेल्स होता है स्कूल शूज से काफी होता है और फॉर्मल शूज से होता है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम और स्कूल्स भी सारी बंद है। इसका बहुत ही बड़ा हिट पड़ा है बाटा को, इसके सारे स्टोर्स पर बहुत ही कम वॉल्यूम आ रही है। इसके
कारण बाटा का स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छी कंपनी का बुरा समय चल रहा है, तो जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं 2-4 साल पैसे भूल सकते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीत जी का, स्विंग ट्रेडिंग में एक या दो जो आप यूज़ करते हो चार्ट देके वो वीडियो के मीडियम से समझाओ। आज ही हमने वो शुरुआत की है, आज ही हमने जो हमारे PFP प्रो मेंबरशिप में जो स्विंग ट्रेड्स लेते हैं उसके बारे में चर्चा की कि कैसे हमने स्टॉक को लिया, क्या टारगेट हिट हुआ या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटेल एनालिसिस चाहिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ऑफकोर्स हम जरूर कोशिश करेंगे। मनीष जी का क्वेश्चन है ICICI प्रूडेंशियल और एपेक्स क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं? अगर दोनों में से किसी एक को अगर आप सिलेक्ट करने को कहेंगे तो ऑफकोर्स मैं ICICI प्रूडेंशियल को सिलेक्ट करने वाला हूं। काफी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। एपेक्स से रिलेटेड आपको एपेक्स से कंपैरिजन में आपको सिक्योरिटी यहां पर आपको ज्यादा दिखाई देगी, आपको ट्रस्ट यहां पर ऑफकोर्स ज्यादा होने वाला है। करंट मार्केट प्राइस पे एवरेज करे या ना करे, मेरे हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल अच्छे प्राइस पर चल रहा है, इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। एपेक्स जो सेक्टर में अच्छा स्टॉक है कहूंगा, लेकिन अवंती फीड्स इस सेक्टर में मुझे काफी ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, आपने हमारे चैनल से बहुत ही अच्छा बेनिफिट लिया है, थैंक यू सर, थैंक यू। आपके पास कोटक गोल्ड के 100 शेयर हैं, यानी कि आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है। 6 महीने में आपको ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? अब देखिए गोल्ड फिलहाल तो थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। मार्केट में जब तक वीकनेस नहीं आती तब तक गोल्ड बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा, उसके चांसेस कम होते हैं। तो गोल्ड में भी ट्रेडिंग करना है तो कैसा MCX में जो लॉट्स में ट्रेडिंग होता है वही ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। बाकी आप ETFs में ट्रेडिंग करते हैं तो बाकी वॉल्यूम भी कम होता है और वॉलेटिलिटी भी काफ़ी कम होती है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग करना मैं जनरली पसंद नहीं करता। गोल्ड में करना है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिलहाल अच्छे समय पर चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनाती ऑर्गेनिक्स में आपने प्रॉफिट बुकिंग किया है 1650 पे, बहुत ही अच्छे प्राइस पर किया। 1100 का प्राइस है, वेरी गुड, आपने अच्छे प्राइस पर भी खरीदा है। तो कब री एंटर करें? तो फिलहाल तो इतनी तेजी आई है तो थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए। मेरे हिसाब से अगर आपको 200 रुपये नीचे मिल जाता है वापस, अगर 1450 पे 1455 मिनट के आसपास मिल जाता है तो वापस आप अपने शेयर्स को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एशियन पेंट्स पे है, क्या वो आप अभी तो फिलहाल ही वो एशियन पेंट्स हमने एक्यूमुलेट किया था 2250 2300 के रेंज में और एक अच्छा ब्रेकआउट भी उसके बाद दिखाई दिया है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अभी जब तक वीकनेस नहीं आती तब तक वापस 2300 आएगा, उसके चांसेस कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष जी का है कि क्या बेनिफिट्स हैं एज ए मेंबर अगर आप ज्वाइन करते हैं? तो स्विंग ट्रेड है, पोजिशनल ट्रेड है, लॉन्ग टर्म के बाइंग लेवल्स हम वीकली आपको अपडेट करते हैं और हम मेंबर्स ओनली वीडियोस बनाते हैं, एक पोर्टफोलियोज बनाते हैं, मॉडल पोर्टफोलियोज जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये सब बेनिफिट्स हैं जो कि आप मेंबर बन के ज्वाइन करके बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आप 1 साल के लिए कंटिन्यूसली मेंबर बने हुए रहते हैं तो आप हमसे डिटेल में पोर्टफोलियो रिव्यू भी करवा सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋषभ जी का है कि कितने स्टॉक्स होने चाहिए आइडियल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए? तो इसमें तो देखिए भाई साहब, ये तो डिपेंड करता है कैपिटल कितना है, हर एक अलग अलग कैपिटल पर डिपेंड करता है। आइडियल पोर्टफोलियो की आप सीरीज देख सकते हैं, अलग अलग कैपिटल में क्या व्यू होना चाहिए उसके बारे में पूरी हमने चर्चा करके रखी है। अगर कोई अच्छा स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया तो क्या 5-10% में प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? यही गलती होती है जनरली सबकी। यहाँ पर स्विंग ट्रेड में अगर प्रॉफिट होता है तो ये सोचते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। जो आपने जो सोच कर लिया है वो सोचकर आपको बेचना भी चाहिए। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 5% लेकर निकल जाइए, वरना यहाँ पर आपको बाद में अटक जाएंगे। कई बार टारगेट हिट होकर स्टॉक वापस नीचे भी आ जाता है, तो ज़्यादा लालच नहीं रखनी है। जो आपने सोच कर लिया है, लेते वक्त मैंने सोचा कि 5% लेकर निकल जाऊंगा तो बस मैं निकल जाता हूं, उसके बाद भले ही वो 50% भी ऊपर निकल जाए, उससे हमारा मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे इन्वेस्टमेंट शेयर्स अलग होने चाहिए और स्विंग ट्रेडिंग के शेयर्स अलग होने चाहिए। एक्सिस ICICI गिर रहे हैं तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? टारगेट क्या हो सकते हैं आगे आने वाले 6 महीनों के लिए? फिलहाल तो देखिए मेरा मानना है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी भाग चुके हैं। बैंक निफ्टी में अभी रीजनेबल करेक्शन हो चुका है, अच्छी बात है, जो कि ज़रूरी भी था। अभी जो NPA के नंबर है, रियल NPA के नंबर अभी ओपन होते हुए नजर आएंगे, तो कौन सी बैंक पर कितना ज़्यादा घाव लगेगा ये अभी पता चलेगा। और ICICI बैंक मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, और एक्सिस बैंक में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। जब मेरे पास HDFC, कोटक जैसे, ICICI जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो एक्सिस में मैं जाना कम पसंद करता हूं। अगर मुझे रिस्क ज़्यादा लेना है तो मैं मिड कैप स्पेस में जाऊंगा, मिड कैप बैंक्स में जैसे कि सिटी यूनियन बैंक है या फिर फेडरल बैंक है, जहां पर मैं जाना पसंद करता हूं। किरण जी का क्वेश्चन है कि अगर आपने 50 स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिए, हर एक स्टॉक में 1 लाख लगा दिए, 3 साल के लिए आप बेचेंगे नहीं? अगर 5
5 स्टॉक मल्टी बैगर बन सकते हैं, ऐसा आपको लगता है तो क्या अच्छी स्ट्रैटेजी है या नहीं है? तो ऑफकोर्स अच्छी स्ट्रैटेजी है, मेरे हिसाब से चलेगा, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। 50 स्टॉक्स को आपने सिलेक्ट किया, लेकिन इसमें 50 स्टॉक्स में होता क्या है, रिटर्न्स आपके एवरेज हो जाएंगे, ये बात को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। निफ्टी 50 50 स्टॉक से बनी हुई है, सबके सब अच्छे स्टॉक्स हैं तो ही निफ्टी 50 में रखे जाते हैं। तो अभी उसके रिटर्न्स आप देख लीजिए, CAGR कितना होता है, 12-15 के आसपास चलता है, तो आपका पूरा कैपिटल उसी हिसाब से ग्रो करता हुआ नजर आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप 50 मतलब कुछ ज़्यादा ही डाइवर्सिफाइड हो गया, अगर हो सके थोड़ा सा कम करेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। गांधी जी का क्वेश्चन है, टाटा स्टील BSL लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है करंट लेवल पर? फिलहाल जो मेटल सेक्टर है एकदम बूम पर चल रहा है, और मेटल सेक्टर में अभी फिलहाल तेजी आ रही है, तो ये मैं कहूँगा वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। मेटल सेक्टर जो होता है वो मैं नीचे खरीदना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि ये साइक्लिकल सेक्टर है, ये लॉन्ग टर्म का सेक्टर नहीं है कि इसमें बस रख दिए पैसे और ये ग्रो होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा। ये कोई TCS नहीं है, कोई HDFC बैंक नहीं है, ये सेक्टर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। ये जब इकोनॉमी खराब होती है तो ये सारे शेयर कचरे के भाव पे मिलते हैं, आप चार्ट भी देख सकते हैं, आपको भी यही पता चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर टाटा स्टील मेरा हिसाब से बेस्ट स्टॉक है। मेटल सेक्टर की बात होती है तो वहीं पर मैं निवेश करना पसंद करता हूँ, और क्रैश के टाइम पे 250 से 300 की रेंज में दबाकर वहाँ पर खरीदारी की है, और फिलहाल मेरी कोई भी राय नहीं होगी खरीदारी करने में। अभी फिलहाल इससे भी ऊपर जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। टाटा स्टील या पूरा मेटल सेक्टर और भी ज़्यादा भाग सकता है, क्योंकि जब लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, बुल रन ज़्यादा होता है, तब उस समय पर ये मेटल स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स, जो सीमेंट स्टॉक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, ये सब बेटर परफॉर्म करते हैं इन कंपैरिजन टू फार्मा सेक्टर या फिर FMCG सेक्टर। तो इससे ज़्यादा तेज़ी आ सकती है, लेकिन अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे पर्सनली फेवर में नहीं है, तो मैं आपको भी ये राय नहीं दे सकता कि अभी फिलहाल कोई भी ये मेटल का स्टॉक खरीदना चाहिए। बाकी लास्ट मर्जी तो हमेशा आपकी रहने वाली है। राहुल जी का क्वेश्चन है, PVR आइनॉक्स के बाइंग लेवल क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो अब देखिए, अभी PVR आइनॉक्स का सीधा लॉकडाउन से संबंध है, लेकिन मेरा मानना था कि लोग कम पसंद करेंगे बाहर जाना, लेकिन मैं गलत साबित हुआ, लोग जाना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, एक्चुअल 3 साल के लिए तो आपको रहना ही पड़ेगा। येस बैंक में कैसा 3 साल का लॉक इन पीरियड था, ऐसा सोच के चलिए कि यहाँ पर भी लॉक इन पीरियड है, तो यहाँ पर पैसा बनेगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये कोविड-19 थोड़ा सा और भी अनसर्टेन है, अभी तो केसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, तो निवेश करना चाहे तो थोड़ा थोड़ा निवेश कीजिए, बहुत ही लमसम अमाउंट इस स्टॉक में इस लेवल पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है कोविड-19 से, और उसका क्या फ्यूचर होगा हम कोई नहीं जानते हैं। ऑटो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से कर सकते हैं। कई बेहतरीन स्टॉक हैं जो कि नीचे के लेवल पर मिल रहे हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी है या फिर हीरो मोटरकॉर्प है, बहुत ही अच्छे प्राइस जोन पे मिल रहा है, जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, आइशर मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, तीनों में से बॉटम आउट के बारे में बात करें तो देखिए, बॉटम आउट जैसा तो फिलहाल अभी उसमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ऑटो सेक्टर में भी टेंशन बना हुआ है कि उसके रिजल्ट्स हमें अच्छे आते हुए शायद नजर ना आए, क्योंकि उसके रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बहुत ही बढ़ चुके हैं, कमोडिटीज के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि एक टेंशन बना हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहे तो हीरो मोटरकॉर्प एक अच्छे जोन पर चल रहा है। आइसर मोटर थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है, देखना पड़ेगा टेक्निकल्स कैसे हैं। लेकिन बजाज ऑटो फिलहाल अभी कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, या तो ब्रेकआउट आएगा या तो ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है। काइंडली नेम द मिड कैप स्टॉक्स फॉर होराइजन ऑफ 10 ईयर्स। बहुत बार मैंने बताया, मेरा जो एक फेवरेट स्टॉक्स मैं कहूँगा, पॉलीकैब मुझे बहुत ही पसंद है, अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। फंडामेंटली मैंने चेक किया है और वैल्यूएशन के बेसिस पर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो ये स्टॉक मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, जहां पर मैं मिड कैप स्पेस में निवेश करना पसंद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलैक्सो ऊपर जा रहा है लेकिन बाटा नीचे आ रहा है, क्यों? तो अभी देखिए, बाटा और रिलैक्सो का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है। रिलैक्सो, इनका जो प्राइस रेंज है, इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है थोड़ा सा अलग है और बाटा का अलग है। बाटा फोकस करता है स्कूल पर और फॉर्मल शूज़ पर, लेकिन रिलैक्सो का फोकस वहाँ पर कम दिखाई देता है, और इनका स्लीपर्स पर आपको फोकस ज़्यादा दिखाई देगा, कैजुअल शूज़ पर, सैंडल्स पर आपको फोकस ज़्यादा दिखाई देगा। रिलैक्सो के खुद के जो स्टोर्स हैं बहुत ही कम है, लेकिन बाटा के बहुत ही ज़्यादा है, और खुद के स्टोर होना अभी कोविड-19 की सिचुएशन में एक अच्छा संकेत नहीं है, इसीलिए ये दोनों ही अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। टाटा एलेक्सी, HDFC बाइंग लेवल के बारे में, तो HDFC बैंक मैंने फिलहाल लास्ट Q&A सेशन में हमने चर्चा किया था कि 1400 का प्राइस जोन आता हुआ नजर आ सकता है, और उसी जोन में स्टॉक हमें फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्वेस्ट करना चाहे तो थोड़ा थोड़ा इसमें उठाने के बारे में सोच सकते हैं। टाटा एलेक्सी का वैल्यूएशन बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ पर मैं निवेश करना पसंद नहीं करूंगा। आई एम एक्यूमुलेटिंग गुड क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रल एंड पॉलीकैब इन लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो। अच्छे स्टॉक हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए।
व्हाट अबाउट फाइन ऑर्गेनिक्स होल्डिंग फ्रॉम 2500। तो देखिए ये फाइन ऑर्गेनिक्स मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कंपनी नहीं है। ये जो सेक्टर है केमिकल सेक्टर, उसमें इतने अच्छे स्टॉक हैं जैसे कि नवीन फ्लोरिन है, एसआरएफ है, अतुल है, विनाती ऑर्गेनिक्स है, पीडिलाइट इंडस्ट्री है, दीपक नाइट्रेट है, और भी कई स्टॉक है। इतनी लंबी लिस्ट है। उसमें फाइन ऑर्गेनिक्स फंडामेंटली इसका रेशियोज इतने अच्छे नहीं है, कामकाज इतना, फाइनेंशियल ट्रेंड इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, और वैल्यूएशन भी महंगा दिखाई देता है, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए इतना सजेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वांट टू इन्वेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा स्टॉक्स। बेसिकली आई एम अ सिविल इंजीनियर, मेरे पापा भी सिविल इंजीनियर है, बहुत ही अच्छी बात है। एल&टी ऑलरेडी इन्वेस्टेड, वन मोर कंपनी आई वांट टू ऐड, वन ऑफ द फॉलोइंग, पीएनसी इंफ्राटेक एंड केएनआर कंस्ट्रक्शन। अभी कौन सा खरीदना है? मेरे हिसाब से देखिए जो सिविल इंजीनियर है, माफ़ कीजिए, जो सिविल वाली कंपनीज़ हैं जैसे कि इंफ्रा कंपनीज हो गई या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो एल&टी मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर उसके अलावा कहीं पर जाना चाहते हैं तो सीमेंस एक है जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो प्योर इंफ्रा कंपनी नहीं है, वो थोड़ा सा दूसरा कामकाज भी करते रहते हैं। लेकिन एल&टी के अलावा आपको कहीं पर जाने की पर्सनली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सेक्टर है, आप तो सिविल इंजीनियर, आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा उठक पटक वाला सेक्टर होता है। प्रॉफिट होता है तो तगड़ा होता है, लेकिन जब कोई पास ही नहीं होता अपना कॉन्ट्रैक्ट तो प्रॉफिट कुछ नहीं होता। तो बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर सिर्फ एल&टी में सजेस्ट करूंगा। उसके अलावा रिस्क बहुत ही ज़्यादा है और रिवॉर्ड मुझे थोड़ा सा रिस्क दिखा देता है। बाकी लास्ट हमेशा मर्जी आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीकैब मेरे पोर्टफोलियो में है, कौन से प्राइस से एक्यूमुलेशन कीजिए? मुझे भी एक्यूमुलेशन एक्चुअली करना है। 800 रुपये पे लास्ट खरीदा था, उसके बाद करेक्शन आया ही नहीं, बस दौड़ता ही चला गया है और फिलहाल बहुत ही समय से कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से करेक्शन आना चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है कि पॉलीकैब या फिर हैवेल्स या फिर कोई भी जो ये काम अपने सेक्टर में कामकाज करती है, उनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो कॉपर है, और कॉपर के प्राइसेस देखें कितने चुके हैं, तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ऑफकोर्स एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी तो देखते हैं, अगर इनकम बढ़ जाती है तो ये बढ़े हुए एक्सपेंसेस भी दिखाई नहीं देंगे और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अभी फिलहाल ये वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर का बाइंग लेवल, टाटा कंज्यूमर फिलहाल बहुत ही ऊपर चल रहा है, उसका वैल्यूएशन बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से ठीक ठाक कंपनी है, इसका ग्रोथ का प्लान्स बहुत ही अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन अभी फिलहाल इसके नंबर्स पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर मैं पर्सनली थोड़ा सा सोच समझ कर ही निवेश करना पसंद करूँगा। इसके वैल्यूएशन बहुत ही स्ट्रेच हो चुके हैं। जो मार्केट लीडर हैं जैसे कि एचयूएल है, नेस्ले हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पर फिलहाल ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटक महिंद्रा बैंक पर आपके क्या व्यूज हैं? ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अच्छे प्राइस जोन पर चल रहा है, निवेश करना चाहे तो कर सकते हैं। बाइंग लेवल फॉर आरती ड्रग्स, बंधन बैंक, टाटा केमिकल्स होल्डिंग्स इज 450। अभी टाटा आप होल्ड कर रहे हैं तो बुक करे क्या ना करे, तो मेरे हिसाब से कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन भी अच्छा है। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करेंगे तो बेहतर रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में इसका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई गिरावट देखने को मिले, अभी इतनी तेजी आई है, अगर बाय चांस कोई नेगेटिव न्यूज आती है उसके कारण अगर स्टॉक गिर भी जाता है तो ये एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। आईआरसीटीसी का एवरेज आपका 1400 है, आपको क्या ऐड करना चाहिए? अभी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो जो उनसे रिलेटेड कंपनीज है जैसे कि होटल इंडस्ट्री हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, या फिर बाटा हो गया, या फिर अपनी आइनॉक्स हो गया, पीवीआर हो गया, ऐसे स्टॉक्स में अगर आप निवेश करना चाहें तो बहुत ही धीरे धीरे निवेश करना है। अगर आपकी कैपेसिटी है कि एक साथ 10 शेयर उठा सकते हैं तो उससे बेहतर है 2-2 करके उठाइए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो कोविड-19 है उसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसा सोचा तो था कि सेकेंड वेव नहीं आएगा, बस खत्म हो गया, लेकिन देखिए कहाँ पर पहुंच गए कोविड केसेस। तो ये बात का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सुमन दास जी का क्वेश्चन है, येस बैंक का 20 रुपये का बाइंग लेवल है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, अदर स्टॉक में स्विच करें? तो येस बैंक देखिए, जब मैंने ओएफएस ने इसका क्या आया था, एफपीओ जब आया था तब भी हमने वही चर्चा की थी कि यहाँ पर इसका जो प्राइस जोन है अच्छा है, खोने के लिए थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, रिस्क थोड़ा अभी कम हो गया है, मैनेजमेंट बदल गया इसलिए रिस्क कम है और रिवॉर्ड के चांसेस ज़्यादा है। तो 3 या 5 साल के लिए भूल सकते हैं, तो उतना थोड़ा सा ही पैसा लगाना है, तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है, रोज इसे देखिए मत, भूल जाइए कि ये है आपके पोर्टफोलियो में। अगर ये चल जाएगा तो अच्छा चलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट बदल गया है, रिटेल पर फोकस बढ़ गया है और इसके नंबर्स भी फिलहाल आए हैं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो बुरा समय था येस बैंक का पीछे रह
रह गया है, तो अभी थोड़ा कंसोलिडेशन चल सकता है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये हमें 30 रुपये के जोन में शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स से रिलेटेड क्या हो सकता है फ्यूचर। देखिए जो भी नई लिस्टेड कंपनी होती है वहाँ पर तो मैं थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि पता नहीं है भाई क्या होगा, उसका कुछ हमारे पास हिस्ट्री नहीं है, फंडामेंटल हिस्ट्री भी हमारे पास ज़्यादा नहीं होता जितनी पुरानी कंपनीज का होता है। तो इस हिसाब से मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि आगे आने वाले 6 महीनों में क्या हो सकता है। और जो अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से, जितना डेटा है मार्केट में उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई न्यू लिस्टेड कंपनी होती है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब देखिए केमकॉन में क्या हुआ, अभी वही रेंज में फंस चुका है। अब बर्गर किंग में क्या हुआ, अभी वो भी नीचे ही आ रहा है। ऐसे कई स्टॉक होते हैं जो कि हमें डाउन ट्रेंड में आते हुए नजर आते हैं, तो इस हिसाब से देखना चाहिए क्या ट्रेंड चल रहा है। वो अगर ट्रेंड ऊपर जाता है तो कोई बात नहीं है, रोजरी बायोटेक में अच्छा ट्रेंड है, रूट मोबाइल में अच्छा ट्रेंड है, तो ट्रेंड देखिए उसके बाद आपको निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। अतुल जी का क्वेश्चन है हनीवेल ऑटोमेशन ऑफकोर्स अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। वक्रांगी के बारे में बात करें तो मैं अवॉइड करना ही पसंद करूंगा। हीरो मोटर कॉर्प आपने 10 शेयर लेकर रखें, अच्छे प्राइस पर लेकर रखें, होल्ड कीजिए। 1 साल का टारगेट प्राइस, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। 1 साल क्या 3 साल 5 साल के लिए होल्ड कीजिए, क्योंकि ये अपने सेक्टर का बहुत ही बड़ा मार्केट लीडर है। इसका वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं 5.5 लाख से ज़्यादा का एक महीने में सेल होता है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा लेवल का कामकाज चल रहा है। तो इसका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशन भी महंगा नहीं है, तो आपको यहाँ पर लंबी दूरी के बारे में सोचना चाहिए। आई हैव एलोकेटेड 3 लाख मनी इन ओनली 5 स्टॉक, योर व्यू राइट और रॉन्ग। तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से अगर आपने अच्छे स्टॉक को चुना है, ब्लू चिप स्टॉक है जैसे कि HDFC, TCS या फिर इन्फोसिस या फिर रिलायंस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। वरना थोड़ा सा अगर आप स्टॉक्स बढ़ा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। आई एम होल्डिंग MCX फ्रॉम लास्ट कुछ 1651 से आप होल्ड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। देखिए MCX भाग भी बहुत चुका है, तो इसलिए वो ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन कोई बड़ा क्रैश इसमें भी नहीं आया। ये भी कोई 1800 के लेवल से अभी 1500 पर ही आया है, तो इसमें भी कोई बड़ी बड़ी गिरावट अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो 1400 और 1450 ये दो प्राइस हैं जो कि बाय चांस अगर आ जाता है गलती से, फिलहाल 4050 तो आ भी गया था, ऐसे प्राइसेस अगर मिल जाते हैं तो ये खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा है। योर व्यू ऑन क्रिसिल लिमिटेड, एक ठीक ठाक कंपनी है, बाकी ज्यादा मैं इसमें यहाँ पर निवेश करने की राय आपको नहीं दूंगा। मोहित मंजी का क्वेश्चन है HDFC बैंक में क्या करना चाहिए। अगर आपके पास 1200 पर क्वांटिटी है तो क्या अभी करंट मार्केट प्राइस 1400 पर इन्वेस्ट करें या ना करें, ये सवाल बहुत लोगों के पास है। अभी फिलहाल ही मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि बजाज फाइनेंस अभी 4800 पे चल रहा है, लेकिन हमने तो क्रैश के टाइम पे आपके कहने पर 2000 पे लिया है, तो क्या अभी खरीदे या फिर और वेट करें। तो देखिए जो वो 2000 का समय था HDFC बैंक में, जो 800 का समय था, वो समय मेरे हिसाब से फिर से नहीं आने वाला। उतनी गिरावट अभी होगी ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लगता है। और वहां पर हमने जो अमाउंट लगाया था वो लमसम अमाउंट था, एक साथ बड़ा अमाउंट लगाया था, क्योंकि पता था कि ये बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे आ चुके हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, तो वहां पर हमने दबाकर पैसा लगाया। लेकिन फिलहाल अब जब खरीदी करते हैं तो दबाकर पैसा नहीं लगाना होता। अगर आपकी इनकम 50,000 है मंथली, आप 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो 10,000 में से ही इन्वेस्ट करना है। बाकी FD तोड़कर अभी इन्वेस्ट करने की मैं आपको राय नहीं देने वाला। तो ये सोच समझकर आपको थोड़ा थोड़ा निवेश तो करना ही रहेगा, क्योंकि आपको वापस अपने बाइंग प्राइस ही मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं होता। कई लोगों के पास HDFC बैंक 300 के होंगे, वो तो 300 की राह नहीं देख सकते। टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। होल्डिंग एयरटेल माई एवरेज प्राइस इज 599, शुड आई होल्ड। तो अब देखिए एकदम टॉप पर आपने खरीदा है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 600 रुपये का है और वहीं पर आपने खरीदा है। अभी मेरा व्यू थोड़ा सा बदल चुका है एयरटेल पर। पहले मेरा मानना था कि एयरटेल से बेहतर कंपनी है जियो। ऑफकोर्स जियो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर को मैं इतना बेहतर नहीं समझता था लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन मेरा व्यू यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। लेकिन फिलहाल जो इसमें सिचुएशन है, ARP आ जाता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इंडिया में बहुत ही कम है। वर्ल्ड वाइड अगर आप चेक करेंगे तो इंडिया का इंटरनेट बहुत ही सस्ता है, तो यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। डिओपोली की सिचुएशन यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है, और पहले तो इसके जो क्लाइंट्स थे लगातार कम हो रहे थे, इनका जो सब्सक्राइबर बेस था लगातार कम हो रहा था। लेकिन जब से यहाँ पर सब्सक्राइबर बेस बढ़ता जा रहा है तो ये मुझे एक पॉजिटिव बात दिखाई दे रही है, जिसके कारण मेरा व्यू भी चेंज हो चुका है। और जो इनके एक्टिव क्लाइंट्स है वो जियो से ज़्यादा है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है एयरटेल के लिए। तो यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्राइस है मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत दिखाई दे रहा है।
सौरभ जी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सारे इंडस्ट्री 4-5 महीनों के लिए बंद थी, उसके बावजूद जीएसटी कलेक्शन इतना ज़्यादा ऊपर कैसे आ रहा है? क्योंकि ये जो जीएसटी का डेटा आता है मंथली डेटा होता है। अभी फरवरी में थोड़ा बंद है, सब कुछ शुरू है, यहाँ पर सब कुछ कामकाज चल ही रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर डेटा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि हाई डेटाज यहाँ पर रजिस्टर होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी हम आपको लग रहा है कि काम बंद था, लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हो गया, और माफ़ कीजिए लॉकडाउन जब बंद हो गया, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उसके बाद कुछ कुछ सेक्टर ने इतना पिकअप पकड़ा है। जैसे कि मैंने कहा मेरे फादर सिविल इंजीनियर है, तो अभी स्टील का डिमांड इतना बढ़ गया है, सीमेंट का डिमांड इतना बढ़ गया है कि जो चाहिए वो माल नहीं मिल रहा, ए ग्रेड का माल नहीं मिल रहा, आपको बी ग्रेड का माल खरीदना पड़ रहा है। तो कुछ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना जोर पकड़ा है लॉकडाउन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम ऑलरेडी हो चुका है। मेरे आसपास जो रोड बनना बाकी थे वो लॉकडाउन में सब कुछ बनता हुआ नजर आया था। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, एक्सपोर्ट्स भी काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ कुछ सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, लॉकडाउन भले ही था लेकिन उनको एक अच्छा टाइम मिल गया, एक गैप मिल गया जहां पर वो अच्छी तरीके से काम कर पाए हैं, तो इसीलिए आपको जीएसटी के नंबर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी वर्सेस टाटा पावर, एक्साइड वर्सेस अमर राजा बैटरी, दोनों ही अच्छी है। टाटा पावर, टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, मारुति और हीरो मोटरकॉर्प, देखिए अलग अलग सेक्टर्स है, तो यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर सकते। भले ही ऑटो है लेकिन अपने आप में काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है। मारुति पैसेंजर पे काम करता है, हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर पे है, टाटा मोटर्स एक वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जो कि लग्जरी कार्स में भी काम करता है, पैसेंजर में भी करता है, कमर्शियल में भी करता है, और अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल पे ज़्यादा करता है। तो चारों ही अलग अलग हैं। बेसिक डिफरेंस स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस। तो स्टॉक स्प्लिट जब होता है तो फेस वैल्यू में कटौती देखने को मिलती है, 10 का 5 हो जाता है, 10 का 2 हो जाता है, डिपेंड करता है कि कैसा स्प्लिट देखने को मिला है। और बोनस में फेस वैल्यू आपको कम होती हुई नजर नहीं आएगी। पॉलीकैब इंडिया 5 साल में कितना बढ़ेगा? मेरे हिसाब से तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं रखना चाहता हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स है, मेरे हिसाब से अच्छा बढ़ना चाहिए, अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ से हमें 2-3 गुना तो होता हुआ नजर आ सकता है। ये मेरा एक प्रेडिक्शन है, रफ प्रेडिक्शन है। बाकी मैं जब ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता हूँ तो टारगेट नहीं रखता, बस खरीद के रखता हूँ ये सोचकर कि कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है और इस सेक्टर का एक डोमिनेंट प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीएसएल बाइंग प्राइस। तो देखिए सीडीएसएल बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर आपको भरोसा है कि रिटेल निवेशक की जो वॉल्यूम है मार्केट में आगे आने वाले दशकों में बढ़ती हुई नजर आएगी, तो सीडीएसएल, एमसीएक्स, आईएक्स, बीएसई ये सब स्टॉक हैं जो कि उनसे फायदा उठा पाएंगे। अगर ऑफकोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो सीडीएसएल में डिपॉजिटरी तो खुलने ही वाली है, लेकिन इतना ज्यादा ऊपर चल रहा है कि फिलहाल एकदम बुलिश जोन में चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच हो चुके हैं, थोड़ा सा वेट करना चाहे तो मेरे हिसाब से एक बेहतर डिसीजन हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।